हाँ तो दोस्तों, रवि जी के एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं बीएसएससी का प्रैक्टिस सेट। और हम बीएसएससी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हमने इंटर लेवल या ग्रेजुएट लेवल नहीं बोला। तो आपको समझ होना चाहिए कि आप यदि बीएसएससी इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हो या ग्रेजुएट लेवल की तैयारी कर रहे हो, यानी सीजीएल का, जिसको कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल बोला जाता है, तो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोनों का सेम पैटर्न है, ठीक है। 150 क्वेश्चन दोनों का रहता है। दोनों में 75 जीके जीएस और 75 मैथ रीजनिंग रहता है। यदि आप नहीं जानते हैं सिलेबस तो जान लीजिए, यहाँ पर हम थोड़ा सा बता देते हैं, क्लियर कर देते हैं कि जो इसका एग्ज़ाम होता है बीएसएससी का, या बीएसएससी जो हो गया बीएसएससी, या तो इंटर लेवल हुआ यानी 12th हुआ, या तो सीजीएल हुआ, ठीक है, यानी ग्रेजुएट हुआ। तो दोनों का सेम पैटर्न है। तो मैथ रहेगा, ठीक है, मैथ, उसके बाद रीजनिंग, ठीक है, और उसके बाद क्या रहेगा, जीके और जीएस यानी जनरल साइंस, ठीक है। तो मैथ इसमें रहता है, मैथ का संख्या रहता है 25, ठीक है। और वहीं रीजनिंग का बात कर लें तो रीजनिंग 50 रहता है, और जीके इसमें 50 रहता है, और जीएस यानी जनरल साइंस जो हो गया ये 25 रहता है, ठीक है। तो 75 इधर और 75 इधर, दोनों मिला के 150, यानी 150 अंकों का ये आपसे पूछ लिया जाता है। और एक एक क्वेश्चन जो रहता है 4-4 मार्क का रहता है, यानी टोटल 150 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 नंबर का टोटल मार्क्स रहता है, ठीक है। तो आपको सिलेबस तो मालूम चल गया होगा। और आपको बता दें कि इसमें जो हम कराएंगे इस वीडियो में, तो वो केवल हम जीके और जीएस का प्रश्न करेंगे, ठीक है। मैथ रहा तो उसका अलग वीडियो आएगा, और रीजनिंग का भी अलग से आएगा, क्योंकि वो टाइम टेकन है, उसमें टाइम लगेगा बनाने में, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम केवल जीके जीएस आपको कराएंगे, और ये सेट लगातार चलता रहेगा। ये फर्स्ट है टेस्ट सीरीज नंबर 1, ठीक है। और ये टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर से हमने लिया है, उसी का बुक का है, रुक्मिणी प्रकाशन का। तो चलिए देख लेते हैं देर न करते हुए। और दोस्तों, आपको बता दें कि यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, इसको ज़रा हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिख सके। चलिए अब देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपये का नाम दिया। यानी चांदी का सिक्का जारी किया वो भारतीय शासक था एक, ठीक है, विदेशी शासक नहीं था, भारतीय शासक ही था जिसने चांदी का सिक्का जारी किया और उसको क्या नाम दिया, रुपये का नाम दे दिया, ठीक है। चांदी का सिक्का जारी किया और उसको क्या नाम दिया, रुपया, ठीक है। और वो भी किस शताब्दी में, तो 16वीं शताब्दी में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन दिया है शेरशाह सूरी, कृष्णदेवराय, अकबर और हेमू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम टोटल का जो ऑप्शन है सारा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, डायरेक्ट हम आंसर बताएंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा होगा, क्योंकि साइंस भी है अभी, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। और ये मिक्स करके दिया है क्वेश्चन, कहीं मैथ मिलेगा कहीं रीजनिंग मिलेगा, तो हम लोग भगा के स्किप करके देख लेंगे जितने भी जीके जीएस के प्रश्न होंगे। चलिए देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी जो थे, इन्होंने 16वीं शताब्दी में, ऐसे ये भारतीय शासक थे जिन्होंने 16वीं शताब्दी में चांदी का सिक्का जारी किया और इसको रुपया का नाम दिया। और ध्यान रखने का बात है कि इन्होंने 2 तरह के सिक्के चलाए, एक चांदी का और एक तांबा का, ठीक है, शेरशाह ने। तो चांदी वाला जो था, जो चांदी वाला था वो कितना ग्रेन का था, चांदी वाला जो सिक्का था वो 178 ग्रेन का था। कितना, 178 ग्रेन का था, ठीक है। और वहीं यदि तांबा वाला सिक्का का बात कर लें, तांबा वाला, तो तांबा वाला सिक्का चलाया, उसको दाम कहा इन्होंने, तो उसको, उसका भी ग्रेन याद रखिएगा, वो 380 ग्रेन का था। कितना ग्रेन का, 380 ग्रेन का, ठीक है। और शेरशाह के बचपन का नाम तो आपको मालूम ही होगा, फरीद खां, ठीक है। और इन्होंने 1540 ईस्वी में कनौज का युद्ध, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं, उस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था। किसने, शेरशाह सूरी ने। और उसी समय सूर्यवंश का स्थापना भी किया था, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, इन्होंने ही जीटी रोड को भी बनवाया था, ठीक है। जीटी रोड जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं, तो जीटी रोड किसने बनाया, शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो आपको मालूम होगा कि इनका मकबरा सासाराम में है, ठीक है। और एक बात तो ये भी ध्यान रखिएगा कि शेरशाह ने उत्तर भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना भी किया था। यानी उत्तर भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो शेरशाह ने ही किया था। तो इतना टर्म आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं।
देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, दूसरा नंबर जो प्रश्न है कह रहा है यू कैन विन, यानी ये पुस्तक दिया है यू कैन विन यानी तुम जीत सकते हो। यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो यू कैन विन पुस्तक जो लिखे थे ये लिखे थे शिव खेड़ा। ठीक है, यू कैन विन नामक पुस्तक किसने लिखा था? शिव खेड़ा ने लिखा था। ठीक है, शिव खेड़ा जो है ये एक भारतीय लेखक कार्यकर्ता हैं। ठीक है, और शिव खेड़ा ने कंट्री फर्स्ट फाउंडेशन नामक एक संगठन की स्थापना भी किया था। ठीक है, चलिए ठीक है, अब देख लेते हैं आगे। चलिए देख लेते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है यूनेस्को विरासत स्थल शोर मंदिर डैश राज्य में स्थित है, यानी यूनेस्को विरासत स्थल में शामिल है शोर मंदिर। और शोर मंदिर कहाँ है? तो ये शोर मंदिर के बारे में आपको जानना चाहिए कि शोर मंदिर जो है ये यूनेस्को की विरासत स्थल में शामिल है। और ये कहाँ है अभी? तो ये तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, तो जान लीजिए। और कुछ फैक्ट, महाबलीपुरम के शोर मंदिर को 1984 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। ये महाबलीपुरम कहाँ है? तमिलनाडु में ही है। कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, और ध्यान रखने वाला फैक्ट ये भी है कि जो शोर मंदिर है इसके अन्य नाम भी हैं। तो शोर मंदिर का जो ये शोर मंदिर है इसका अदर नेम क्या है? इसका अन्य नाम क्या क्या है? तो इसको हम लोग रथ मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रथ मंदिर, या इसको हम लोग क्या कहते हैं? और एकास्म मंदिर भी कहते हैं। एकास्मक मंदिर भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये तो आपको ध्यान में आ गया। और ध्यान रखिएगा कि जो शोर मंदिर है इसमें कितने रथ मंदिर हैं? तो इसमें शोर मंदिर में 8 गो रथ मंदिर हैं। 8 रथ मंदिर हैं। ठीक है, इसमें कितने मंदिर हैं? 8 रथ मंदिर हैं। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है? इसको सप्त पैगोड़ा भी कहा जाता है। शोर मंदिर को क्या कहा जाता है? सप्त पैगोड़ा भी कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए आगे देख लेते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा शोर मंदिर को किसने बनवाया था? किस शासक के समय में यह बनवाया गया था? तो नरसिंह वर्मन के शासनकाल में बनवाया गया था। ठीक है, जो कि पल्लव वंश के शासक थे। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। और इसको यूनेस्को में कब जोड़ा गया? तो ये आपको मालूम ही चल गया, 1984 में जोड़ा गया था शोर मंदिर को, जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन। और दोस्तों आपको बता दें, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो पहले से किए हैं तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान केंद्र सरकार को डैश प्रकार की निधियाँ प्रदान करता है। अब यहाँ निधियाँ का दिया है। निधियाँ मतलब क्या हुआ? ये फंड जो मिलता है, यानी जो भारतीय संविधान है यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो केंद्र सरकार को यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को कितने प्रकार का फंड प्रदान करता है? तो यही आपको देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया है। क्या 6 प्रकार का फंड देता है, या 3 प्रकार का, या 5 प्रकार का, या 2 प्रकार का? तो देखिए ये 3 प्रकार का फंड देता है। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है केंद्र सरकार को कितने प्रकार का फंड देता है यानी निधि देता है? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फंड विच गिव इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो यानी 3 प्रकार का फंड देता है। और वो कौन कौन फंड है इसके बारे में भी देख लीजिए। तो एक होता है भारत की संचित निधि। क्या होता है? एक होता है संचित निधि। ठीक है, क्या होता है? संचित निधि। ठीक है, दूसरा क्या होता है? भारत का लोक लेखा। ठीक है, भारत का लोक लेखा। ठीक है, लोक लेखा। ठीक है, और तीसरा होता है भारत का आकस्मिक निधि। क्या होता है? भारत का आकस्मिक निधि। ठीक है, आकस्मिक निधि। तो बताइएगा, आपको कमेंट में करना है कि संचित निधि का और आकस्मिक निधि का किस आर्टिकल में वर्णन किया गया है। ठीक है, यानी किस आर्टिकल के तहत संचित निधि से फंड दिया जाता है और आकस्मिक निधि से किस आर्टिकल के तहत, कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 तरह का फंड देता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए 5 नंबर का जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? यानी कौन सा ऐसा उद्योग है जिसको भारत में 8 आधारभूत उद्योग के सूचकांक यानी इंडेक्स की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? तो वो कौन है? तो वो हो जाएगा रिफाइनरी उत्पाद। यानी रिफाइनरी जो उत्पाद होता है इसको भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक का यानी जब इंडेक्स निकाला जाता है तो उसका गणना करने के लिए, काउंटिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, कितने आधारभूत उद्योग को? तो 8 आधारभूत उद्योग को। और कौन सा उद्योग है वो?
तो रिफाइनरी उत्पाद है। ठीक है, तो चलिए इसमें आगे देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ICI चयनित 8 कोर उद्योगों में उत्पादन के सामूहिक और व्यक्तिगत प्रदर्शन को मापा जाता है। ठीक है, 8 उद्योग में कौन कौन उद्योग शामिल है ये भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए हो गया आपका सीमेंट हो गया, ठीक है, सीमेंट हो गया, उसके बाद बिजली हो गया, बिजली हो गया, और क्या हो गया, कोयला हो गया, कोयला हो गया, कच्चा तेल हो गया, कच्चा तेल हो गया, ठीक है, प्राकृतिक गैस हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ठीक है, उसके बाद ये रिफाइनरी उत्पाद तो हो ही गया, उर्वरक हो गया, उर्वरक, और क्या हो गया, इस्पात हो गया। ठीक है, तो ये सभी जो हैं ये 8 उद्योग इसमें शामिल है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है। देखिए आप बाय द वे कभी कभी मिस्टेक कर देते हैं, एग्जाम में पूछ रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी, इतना ही पढ़ के आप मार दीजिएगा क्वेश्चन की पूर्व की बहने वाली नदी पूछ रहा है, लेकिन लास्ट में पूछा है कि पूर्व की बहने वाली नदी नहीं है। कौन सी पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। तो पूर्व की ओर कौन नहीं बहती है, देखिए पूर्व की ओर कृष्णा भी बहती है, गोदावरी भी बहती है, कावेरी भी बहती है, लेकिन नर्मदा और ताप्ती जो होती है ये इधर बहती है, पश्चिम की ओर बढ़ती है, यानी पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा हो जाएगा, कि जो कि पूर्व की ओर नहीं बहती है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आगे क्वेश्चन। और उससे पहले थोड़ा सा और जान लीजिए, यदि नर्मदा का बताया था तो नर्मदा नदी पश्चिम की दिशा में बहने वाली नदी तो है ये है, लेकिन और जान लीजिए फैक्ट कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलकर मध्य प्रदेश गुजरात से होकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, और सरदार सरोवर बांध भी है, नर्मदा नदी पर है, और नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन है, तो नर्मदा है, ताप्ती है, उसके साथ साथ और क्या रखिएगा गया, नर्मदा हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं हम पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, ठीक है, इसके बाद क्या हो गया, लूनी हो गया, लूनी जो कि कच्छ के रण में समा जाती है। ठीक है, अब देखिए लूनी हो गया, इसके बाद क्या हो गया, माही हो गया, तो ये भी पश्चिम की ओर बहती है, और साबरमती, ठीक है, साबरमती भी पश्चिम की ओर बहती है। तो याद रखिए नर्मदा, ताप्ती, लूनी, माही और साबरमती ये नदियाँ पश्चिम की ओर बहती है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, यानी वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु, कौन से सत्र हेतु, अंतिम सत्र हेतु कौन सा शब्द का प्रयोग अभी वर्तमान में किया जाता है, तो उसी के बारे में आपको बताना है। तो देखिए दिया है साइन डाई का, या लैम डक का, या कोरम का, या प्रोटेम का। तो यहाँ पर किया जाता है मतलब वर्तमान लोकसभा में अंतिम सत्र हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो लेम डक का प्रयोग किया जाता है अंतिम सत्र के लिए। अंतिम सत्र के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, लेम डक का। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लेम डक। ठीक है, अब देख लीजिए थोड़ा सा इसके बारे में और चर्चा हम करते हैं। कोरम प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है, यानी कोरम में कितना हिस्सा होता है, 1/10 हिस्सा होता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और देखिए जो प्रोटेम दिया गया है, यहाँ पर प्रोटेम दिया गया है, तो इसका तात्पर्य क्या है प्रोटेम का, तो इसके बारे में भी जान लीजिए कि लोकसभा और विधानसभा के लिए अस्थायी अध्यक्ष के लिए प्रोटेम शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी लोकसभा हो या विधानसभा उसके अस्थायी अध्यक्ष होते हैं, यानी टेम्पररी अध्यक्ष रहते हैं, तो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, प्रोटेम का। ठीक है, और प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष के चुनाव से पहले अस्थायी अध्यक्ष के दायित्व को संभालता है। ठीक है, और ध्यान रखिए प्रोटेम के बारे में कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति केंद्र में राष्ट्रपति, लेकिन राज्य में कौन करता है, गवर्नर यानी राज्यपाल करता है। ठीक है, तो केंद्र में कौन करता है, तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है केंद्र में, यानी सेंट्रल में करेगा प्रेसिडेंट, और
राज्य में कौन करेगा, स्टेट में गवर्नर करेगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं, कोरम के बारे में समझिएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान बहुत चर्चित है, आप लोग को तो मालूम ही होगा। नागरहोल कहाँ है, कर्नाटक में है। ठीक है, अब देखिए कर्नाटक का बात आ गया, तो देखिए और इसके बारे में फैक्ट देख लीजिए नागरहोल के बारे में, जो कि कर्नाटक में है। तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के किस जगह पर स्थित है, तो कर्नाटक के मैसूर में ये स्थित है। नागरहोल कहाँ स्थित है, मैसूर में। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछ देता है कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में कहाँ पर स्थित है, तो मैसूर दे देगा और वहाँ का कोई जगह दे देगा, तो आपको बांदीपुर दे, मतलब इस तरह से कहीं भी दे देगा, तो आपको क्या मारना होगा, मैसूर। ठीक है, अब देखिए नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसका अन्य नाम क्या है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तो नागरहोल का राष्ट्रीय उद्यान का अदर नाम क्या है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि नागरहोल उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला, तो इसको नेशनल पार्क का दर्जा कब मिला, तो इसको नेशनल पार्क का दर्जा मिल गया 1988 में, यानी 1988 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा भी मिला। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का। ये कह रहा है भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे। भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल पूछा है। ठीक है, पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग जो थे भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखिए वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1772 से लेकर 1784 और फिर 1784 से 1785 तक था इनका कार्यकाल। ठीक है, और ध्यान रखिएगा 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया, यानी बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को बनाया गया किस एक्ट के तहत, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, और यह भी ध्यान रखिएगा कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है उसी के तहत कलकत्ता में उच्च न्यायालय का भी स्थापना किया गया 1774 में। ठीक है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये वारेन हेस्टिंग है, ठीक है, 1781 में, कब, 1781 में, यानी 1781 में ये कोलकाता जो है अभी वर्तमान कोलकाता, यहाँ पर इन्होंने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की है। ठीक है, 1781 में क्या किया, कलकत्ता मदरसा का स्थापना भी ये किए हैं। ठीक है, और वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में ही 1784 में विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किया। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं आगे नेक्स्ट। ठीक है, तो देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन जो है, ये 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है। यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए प्रावधान करता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 61 के तहत प्रेसिडेंट पर महाभियोग चलाया जाता है। ठीक है, आइए कुछ डिटेल में जान लेते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है। ठीक है, अब देखिए जो राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया जो चलता है ये भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग तो चलाया जाता है। तो महाभियोग जो शब्द लिया गया है किस देश से लिया गया है, तो ये अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है महाभियोग शब्द, ये महाभियोग शब्द कहाँ से लिया गया है, ये अमेरिका से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बात आता है कि अनुच्छेद 73 जो है ये संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 73 किससे संबंधित है, संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। ठीक है, तो ये सब टर्म भी ध्यान रखिएगा। और अनुच्छेद 75 में क्या होता है, 75 का बात याद रखिए, यहाँ पे 73 दिया है इसलिए 73 के बारे में बता दिए। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है, और 78 जो है ये राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री का दायित्व है। यानी प्रधानमंत्री का ये दायित्व है कि वो राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करे, किस अनुच्छेद के तहत, 78 के तहत। और 88 में क्या कहता है, तो अनुच्छेद 88 जो है इसमें क्या करता है, सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, और अनुच्छेद 75 के तहत
क्या होता है कमेंट में बताइएगा। अनुच्छेद 75 में क्या है या अनुच्छेद 74 में। ठीक है, आपको बताते हैं जो कि अनुच्छेद 72 है, इसके तहत राष्ट्रपति क्षमा दान करता है। ठीक है, अनुच्छेद 75 में बताइएगा किस चीज़ से मंत्री, हम नहीं बताएंगे। ठीक है, आपको ही कमेंट में करना है। ठीक है, सारा फैक्ट हम तो बता दिए लेकिन ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। तो देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन जो रहा ये रहा आपके सामने। ठीक है, ये क्या कह रहा है, 11 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी सही नहीं है ये देखना है, सही है ये नहीं देखना है। पंचायती राज से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, तो आइए देख लेते हैं कौन कौन पहले सही है। देखिए, तो पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है। बहुत ही तो बढ़िया बात है। पंचायत का व्यवस्था जो है यो भारतीय जो ग्रामीण जीवन व्यतीत कर रहे हैं वैसे लोगों के लिए युगों युगों से एक अभिन्न अंग रहा है, तो बहुत ये तो सही बात है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर देख लीजिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, ये गलत है। ठीक है, आगे देखिए यह एक त्रिस्तरीय जैविक रूप से जुड़ी संरचना है, तो त्रिस्तरीय होता ही है पंचायत। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। अभी देख लिए डी में दिया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है, यानी भारतीय संविधान का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 243 जी है वो उसके महत्व को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये भी सही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, राइट क्यों होगा, क्योंकि ये गलत है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 15 अगस्त 1993 को प्रभावी नहीं हुआ था। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये सही नहीं है। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और, यदि ये आपका 15 अगस्त 1993 को प्रभावी नहीं हुआ तो ये आखिर प्रभावी कब हुआ, तो ये प्रभावी हुआ था कब, ये भी ध्यान रखिए। ये 24 अप्रैल 1993 को कब प्रभावी हुआ था, ये प्रभावी हुआ 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुआ, इफेक्टिव हुआ। कब हुआ, इफेक्टिव 24 अप्रैल 1993 को। और ये भी चीज़ याद रखिए, इसीलिए 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस, क्योंकि इसी दिन ये प्रभावी हुआ था। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन 12 नंबर का, बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन योजना प्रारंभ किया गया, यानी बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी बनाने और गहरी पहुंच बनाने के लिए कौन सा योजना चलाया गया, तो ये योजना चलाया गया था मेरा गांव मेरा गौरव। ठीक है, और ये योजना कब प्रारंभ किया गया था, तो ये भी ध्यान रखिए, ये योजना प्रारंभ किया गया था वर्ष 2015 में। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने ये रहा 13 नंबर, क्या कह रहा है, देखिए 13 नंबर का जो क्वेश्चन है कह रहा है भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है, यानी जो हमारा इंडिया है पूरे वर्ल्ड का भौगोलिक क्षेत्रफल जोग्राफिकल एरिया का कितना परसेंटेज है, तो निकटतम पूर्णांक के साथ दिया गया है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, और ये कितना है 2.4 है, बिल्कुल पॉइंट में याद रखिएगा, तो याद रखिएगा 2.4%। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। और ये भी 4 नहीं, इसको एग्जैक्ट कहिएगा तो 2.42%। ठीक है, तो पूरा याद रखिए। ठीक है, दशमलव के बाद 2 अंकों तक याद रखिए, 2.42। और यदि आपको दशमलव के बाद नहीं दिया तो 2 भी मार सकते हैं आप, या 2.4 दिया तो वो भी मार सकते हैं। यदि पूरा दिया है 2.42 तो ये भी आप मार सकते हैं, क्योंकि यही एग्जैक्ट राइट है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो ये आप जान गए कि पूरे विश्व का कितना परसेंटेज भाग है, भारत 2.42%। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। और उससे पहले आपको एक चीज़ और जान लेना होगा कि भारत का क्षेत्रफल टोटल कितना है,
तो ये है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी कितना है क्षेत्रफल, इसका एरिया कितना है, एरिया भारत का, तो ये है 32 लाख, ठीक है, 87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इतना है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, तो ये जान लीजिए। देखिए नेक्स्ट है 14 नंबर का, टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है। टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो टू लाइव्स पुस्तक के लेखक हैं विक्रम सेठ। कौन है, विक्रम सेठ। तो विक्रम सेठ इज द राइट आंसर, ठीक है। अरविंद अडिगा की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है द व्हाइट टाइगर, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और आपको बता दें कि जो विक्रम सेठ हैं ये एक भारतीय लेखक हैं। इनका प्रसिद्ध पुस्तक टू लाइव्स तो है ये है, लेकिन इसके अलावा भी द सूटेबल बॉय, एन इक्वल म्यूजिक, ये सभी विक्रम सेठ की पुस्तक है। और देखिए जो वीएस नायपाल हैं इनकी प्रसिद्ध पुस्तकों का नाम है कुछ, तो वो भी ध्यान रख लीजिए। हाफ ए लाइफ जो है वीएस नायपाल का है। हाफ ए लाइफ किसका है, वीएस नायपाल का, ठीक है। और ए हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास ये भी है। मैजिक सीड्स, ए बैंड इन द रिवर, ये सब वीएस नायपाल की है। और वही यदि बात कर लें सलमान रुश्दी का, तो सलमान रुश्दी का पुस्तक का नाम है द सैटनिक वर्सेज हो गया, मिडनाइट चिल्ड्रन हो गया, सैम हो गया, ये सब सलमान रुश्दी का है, ठीक है। तो सभी बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं, तो ध्यान रखिएगा। सलमान रुश्दी की पुस्तक का द सैटनिक वर्सेज, मिडनाइट चिल्ड्रन बहुत बार एग्जाम में रिपीट कर लिया गया है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा द टू लाइव्स के लेखक कौन है, विक्रम सेठ हैं, ठीक है। विक्रम सेठ इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी है। देखिए तो कभी कभी हम पढ़ने में भी गलत करते हैं, जल्दबाजी में जाम्बिया को हम जिम्बाब्वे पढ़ लेंगे, तो जिम्बाब्वे पढ़ लेंगे तो आपको फर्स्ट में ही लगेगा अरे हरारे, तो जिम्बाब्वे की राजधानी, ये राजधानी किसका है, जिम्बाब्वे का, जिम्बाब्वे, ठीक है। जिम्बाब्वे का राजधानी है हरारे, ठीक है। और ये जो डकार है ये सेनेगल का राजधानी है, किसका है, सेनेगल का, ठीक है। और ये जो लुसाका है यही है आपका राइट आंसर, जाम्बिया का राजधानी है लुसाका, ठीक है। और यदि आपसे पूछेगा कि बामाको किसका राजधानी है, तो बामाको जो है ये माली का राजधानी है, किसका, माली का राजधानी है, ठीक है। और अजरबैजान पूछता है, तो अजरबैजान, 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 तो अजरबैजान देश का राजधानी क्या है, बाकू। अजरबैजान का राजधानी क्या है, बाकू, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपका आंसर निकल गया होगा। अफ्रीकी देश जो जाम्बिया है ये कैसा देश है, अफ्रीकी देश है, ठीक है। और ये जाम्बिया का राजधानी जो हो जाएगा ये कहाँ होगा, लुसाका। तो राइट आंसर इधर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये मैथ का रहा, चलिए हम इसको स्लाइड करते हैं और मैथ रीजनिंग आ गया। तो यहाँ पर देखिए ये भी है, तो उत्तर प्रदेश लखनऊ ये भी दिया गया है, तो ये रीजनिंग का ही है, ठीक है, एनालॉजी है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो अभी हम साइंस और जीके का ही केवल क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, जैसा कि हमने पहले ही आपको बोल दिया है। और इसका हम वीडियो अलग से लाएंगे, ठीक है, मैथ और रीजनिंग का। चलिए देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जीके कहाँ है, देखिए स्लाइड करके देख लेते हैं। देखिए इधर है कि नहीं, हाँ। तो देखिए यहाँ पर 41 नंबर जो क्वेश्चन है साइंस का है, कह रहा है एक कांच के गिलास में गर्म पानी को लेकर रेफ्रिजरेटर के फ्रिज में रखा गया, यानी गर्म पानी को लेकर रेफ्रिजरेटर के फ्रिज में रखा गया है और टेम्परेचर कितना है, लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब देखिए यदि गिलास के पानी का ताप मापते हैं तो निम्न में से कौन सा ग्राफ जो है समय के साथ ताप परिवर्तन को यानी टेम्परेचर परिवर्तन को सही दर्शाता है। देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ग्राफ को देखने से ही पता चल रहा है। यहाँ पे देखिए ये वाला जो बी वाला है फिगर दिख रहा है, इधर आपको एक मिनट इसको ज़रा बड़ा करते हैं। देखिए अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर समय दिया गया है, ठीक है, और इधर पर टेम्परेचर दिया गया है। ये टेम्परेचर वाला हो गया, ये समय वाला स्केल हो गया, ठीक है। ये ग्राफ में इसी तरह का होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस। देखिए ये टेम्परेचर क्या होगा, ये गर्म है तो इसको जैसे फ्रिज में रखिएगा जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम है, तो जो गर्म पानी है इसका टेम्परेचर धीरे धीरे गिरते जाएगा और जब 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुँचेगा, जब 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुँचने के बाद क्या हो जाएगा, इसका पुनः अब टेम्परेचर गिरते जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह का ग्राफ इसका बन जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि पहले पानी 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होता है, यानी जल का हिमीकरण होता है, ठीक है, यानी बर्फ बनता है। इस अवस्था में तापमान स्थिर रहता है, ठीक है, तापमान स्थिर रहता है जब तक संपूर्ण जल बर्फ नहीं बन जाता, यानी जब तक वो बर्फ नहीं बन जाता तब तक वो स्थिर ही न रहेगा, यानी स्थिर ही रहेगा। और जब बर्फ बन जाएगा तब ना वो टेम्परेचर और नीचे गिरते जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तो जब तक बर्फ नहीं बनेगा तब तक 0 डिग्री सेल्सियस पर ही रहेगा, यानी स्थिर रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से रहेगा, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस के पैरेलल में ही, मतलब पैरेलल कहने का नहीं, उसके सीधे में ये स्ट्रेट लाइन रहेगा, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। तो यही हमको समझाना था, ठीक है। अब एक और एग्जांपल से देखिए जैसे ये हो गया 0 डिग्री सेल्सियस का ये लाइन हो गया, ठीक है। यहाँ से तो गर्म पानी है तो धीरे धीरे ठंडा होते आ रहा है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही नीचे जाएगा कोई भी चीज़, तो मतलब जल कहें या कोई लिक्विड कहें, तो वो क्या होगा, बर्फ़ के फॉर्म में आना स्टार्ट होगा। और जब बर्फ़ के फॉर्म में आएगा तो 0 डिग्री सेल्सियस से तापमान नीचे जाएगा, यानी -1 -2, तो वो नीचे चला जाएगा। तो बिल्कुल इस तरह से रखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए कहने का मतलब कि ये जो जब तक बर्फ़ नहीं बनेगा तब तक ये क्या होगा, लाइन इस तरह से रहेगा, ऊपर से आएगा और जस्ट इसके सीध में, यानी 0 डिग्री सेल्सियस वाला लाइन के सीध में इस तरह से स्थिर रहेगा, ठीक है, जब तक कि वो बर्फ़ नहीं बन जाता। तो ये वाला ग्राफ आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आगे क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ तो देखिए ये क्वेश्चन ये भी साइंस का रहा। क्या कह रहा है 42 नंबर क्वेश्चन, ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण होते हैं। लाल वर्ण यानी रेड कलर के होते हैं, ठीक है, वर्ण यानी कलर और संकेत मतलब इंडिकेटर, ठीक है। तो किस कलर के होते हैं, तो रेड कलर के होते हैं। इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है, यानी दूर की जगह से आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि अन्य वर्णों यानी रंगों की अपेक्षा लाल रंग का प्रकाश डैश, मतलब क्या होता है, अन्य रंगों की अपेक्षा लाल रंग का प्रकाश क्या होता है। तो देखे होंगे कोई सारा बिल्डिंग हो गया, इस पर ऊपर में लाल यहाँ पर बत्ती वगैरह ये लगा दिया जाता है, या हवाई जहाज़ भी आए या कुछ भी आए तो इसको दूर से ही दिखाई दे जाए, या तो धुआं हो या कुहासा गिरा हुआ हो, उस स्थिति में भी क्यों लगाया जाता है अन्य रंगों की अपेक्षा लाल रंग का ही, क्यों हम लोग हरा नहीं लगा देते हैं, क्यों हम लोग नीला नहीं लगा देते हैं। तो इसका कारण आखिर क्या है कि रेड कलर का ही हम लोग ऊपर में बत्ती लगाते हैं, ठीक है। तो आपको मालूम होगा कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, ठीक है, और जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है उसका प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन यानी एस, तो एस समानुपाती क्या होता है, 1 क्या होता है, लेमडा के पावर 4, ठीक है। यानी तरंग दैर्घ्य, लेमडा को तरंग दैर्घ्य से करेंगे हम लोग, ठीक है। तो तरंग दैर्घ्य का जैसे जैसे तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा वैसे वैसे प्रकीर्णन होगा, ये जैसे जैसे बढ़ेगा प्लस में होगा, वैसे वैसे प्रकीर्णन क्या होगा, माइनस में होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और जैसे जैसे प्रकीर्णन बढ़ेगा वैसे वैसे तरंग दैर्घ्य घटेगा, तो बिल्कुल ये ऑपोजिट होता है, ठीक है। तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा तो प्रकीर्णन घटेगा, प्रकीर्णन बढ़ेगा तो तरंग दैर्घ्य घटेगा, ठीक है। तो यही कारण है, प्रकीर्णन यानी वो प्रकीर्णन कम होता है लाल रंग, इसलिए वो दूर से भी दिखाई देता है। तो आइए देख लेते हैं ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन ए में, धुएं तथा कोहरे का सर्वाधिक प्रकीर्णन होता है। सर्वाधिक प्रकीर्णन हो जाएगा तो वो तो दिखाई ही नहीं देगा, देखिए, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है धुएं तथा कोहरे का न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, ठीक है, और तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है तो न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, इसीलिए ये दिखाई देता है, ठीक है। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन ये क्या कह रहा है। हाँ तो देखिए ये भी 43 नंबर साइंस का क्वेश्चन कह रहा है, विकल्पों में उल्लिखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसे कहते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है। तो देखिए ए में दिया है ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही समझाया नहीं गया। देखिए ये दिया है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, तो ये तो बिल्कुल सही होगा। चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा, ये भी सही हो जाएगा। वह बल जो हमें धरती से बांधे रखता है, हमको धरती से बांधे रखता है, तो ये भी सही होगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स आता है, ठीक है। अब देखिए सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है यानी एफ जो होता है, तो एफ इक्वल टू क्या होता है, तो एफ बराबर होता है जी इंटू m1 m2 बाई r², ठीक है। यानी कहने का मतलब हो गया इस फार्मूला से हमको क्या निकलता है, ये एफ जो हो गया
ये सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, ठीक है। तो इसमें जी जो हो गया ये जो जी दिया गया है इसका आपको मान भी ध्यान रखना होता है। पूछ देता है कि बड़ा जी का मान क्या होता है, ठीक है। ये सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो गया, ये एफ हो गया फोर्स, ठीक है। तो यानी यहाँ पर जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में kg स्क्वायर। ये भी ध्यान रखिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में kg स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका मान होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ m1 m2 क्या है, तो m1 m2 दो ठो पिंड है जिसका आपस में गुणनफल होता है, दो ठो पिंडों का गुणनफल, और उसका बटा में जो है ये उनका दूरी का स्क्वायर है, यानी वर्ग कर दिया जाता है। यानी सिंपल भाषा में कहें तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम यही बताता है कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंड, यानी एक m1 हो गया और एक m2 हो गया, किन्हीं दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल, यानी कोई भी पिंड के बीच में तो आकर्षण बल कार्य करता है, तो कार्य करने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल, द्रव्यमान यानी m से होता है मास, इसीलिए यहाँ पर m लिया जाता है, ठीक है। द्रव्यमानों के गुणनफल यानी m1 और m2 दोनों पिंड है, उसका द्रव्यमान एक का m1 हो गया, एक का द्रव्यमान m2 हो गया, तो उनके द्रव्यमानों के बीच के गुणनफल के समानुपाती, लेकिन उसके मध्य का जो दूरी रहता है यानी r रहता है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी बट्टा में, तो r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यही कहता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको फाइंड आउट हो रहा है कि ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति ये हमारा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा नहीं समझाया गया। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने ये रहा, ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको भी। देखिए क्या बोल रहा है। हाँ तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, क्या कर रहा है 44 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टता को निरूपित करता है, वोल्टता यानी वोल्ट को निरूपित करता है, ठीक है। तो देखिए एक फार्मूला दिया है यहाँ पर, किया गया कार्य बटा में विद्युत धारा गुणे समय, यानी किया गया कार्य यानी ऊपर में ए में क्या दिया है, ए में दिया है किया गया कार्य यानी W बटा में विद्युत धारा यानी I और इंटू समय यानी T, ठीक है। W/IT दिया है, ठीक है। बी में क्या दिया है, बी जो है यहाँ पर इसमें दिया है, बी में क्या दिया है, किया गया कार्य गुणे आवेश, यानी किया गया कार्य यानी W इंटू आवेश यानी Q, ठीक है। तो ये दिया है। सी में क्या दिया है, सी में दिया गया है किया गया कार्य यानी W इंटू T बट्टा में विद्युत धारा यानी I, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया है किया गया कार्य यानी W, उसके बाद Q हो गया आवेश, उसके बाद समय हो गया T, WQT। तो इसमें से आपको देखने से ही लग रहा होगा कि ये फार्मूला नहीं बन पा रहा है, यानी वोल्टता को निरूपित नहीं कर रहा है। तो ठीक है, वोल्टता बराबर क्या किया गया WQT होता है, नहीं होगा, ये तो गलत है। वोल्टता बराबर हो जाएगा किया गया कार्य यानी WT/I, ये भी नहीं होगा। वोल्टता भी बराबर क्या होगा WQ, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए आपको फार्मूला मालूम होगा क्या, जो अभी हम बता रहे हैं, ठीक है। क्या होता है कि W बराबर क्या होता है, W इक्वल टू क्या होता है क्यू भी, ठीक है। W इक्वल टू क्या होता है क्यू भी, ठीक है। अब देखिए हमको वोल्टता पूछा है, तो वोल्टता हम यहाँ पर V जो है, V को इधर हम लाएंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा Q/, क्या होगा V बराबर V को हम इधर ही रख देंगे, तो V बराबर क्या हो जाएगा W रहेगा, अब बट्टा में क्या चला जाएगा Q चला जाएगा, ठीक है। अब आपको मालूम होना चाहिए V बराबर W/Q आ गया, तो V बराबर क्या हो जाएगा W यानी किया गया कार्य, और Q बराबर क्या होता है Q यानी आवेश बराबर क्या होता है धारा इंटू समय, यानी Q बराबर IT होता है, ठीक है। IT होता है ना, तो I और इंटू T, ठीक है। तो अब देखिए वही तो चीज़ दिया गया, वोल्टता को निरूपित करता है कौन, तो किया गया कार्य हो गया W और बट्टा में ये I यानी विद्युत धारा और T यानी समय, तो ये हमारा सही हो जाएगा। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आपको मालूम चल गया होगा कि वोल्टता को कौन निरूपित कर रहा है, यानी किया गया कार्य बट्टा में विद्युत धारा इंटू समय, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब आगे देख लेते हैं। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ तो देखिए यहाँ पर बायोलॉजी से प्रश्न कर लिया गया है, 45 नंबर कह रहा है गुणसूत्र यानी
क्रोमोसोम जिसमें गुणसूत्र बिंदु यानी क्रोमोसोम पॉइंट अनुपस्थित होता है यानी अब्सेंट होता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग एसेंट्रिक कहते हैं। यानी जिसमें गुणसूत्र बिंदु नहीं रहे उसको हम लोग क्या कहेंगे? जिसमें गुणसूत्र बिंदु नहीं रहे उसको हम लोग एसेंट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एसेंट्रिक कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब लेकिन मेटासेंट्रिक किसे कहते हैं? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मेटासेंट्रिक किसे कहते हैं? तो भाई मेरे, मेटासेंट्रिक कहा जाता है ऐसा स्थान जहाँ पर गुणसूत्र दो भागों में विभाजित हो गए, यानी एक है यहाँ से दो भाग में विभाजित हो गया, तो ये क्या होता है? दो भागों में विभाजित हो गया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग मेटासेंट्रिक कहते हैं। ठीक है, टू पार्ट्स डिवाइडेड बाई टू पार्ट्स उसी को मेटासेंट्रिक कहते हैं। और यहाँ पे दिया है बी में एक्रोसेंट्रिक, तो एक्रोसेंट्रिक किसे कहते हैं? तो एक्रोसेंट्रिक भी जान लीजिए ऐसे स्थान पर गुणसूत्र बिंदु हो जिसमें एक गुणसूत्र का भाग बड़ा हो और एक गुणसूत्र का भाग छोटा हो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? यानी इसको हम लोग कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। क्या कहते हैं? एक्रोसेंट्रिक। ठीक है, अब देखिए टेलोसेंट्रिक किसे कहते हैं? तो इसके बारे में भी जान लीजिए। टेलोसेंट्रिक कहा जाता है गुणसूत्र जब किसी एक किनारे पर हो, मान लीजिए यहाँ पर हो, ठीक है, एक किनारा पर हो, तो इसको हम लोग टेलोसेंट्रिक कहते हैं। जब गुणसूत्र किनारे पर हो यानी एज पर हो, एक किनारे पर हो, तो उसको क्या कहेंगे? टेलासेंट्रिक। जब गुणसूत्र दो भाग में बट गया उसको मेटासेंट्रिक। जब गुणसूत्र में कोई बिंदु ही नहीं उपस्थित है, ठीक है, तो उसको एसेंट्रिक। ठीक है, और जब गुणसूत्र जो है एक बड़ा हो जाए एक भाग और एक छोटा हो जाए तो उसको एक्रोसेंट्रिक। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से प्रश्न आएगा तो आपका छूटेगा नहीं। चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 46 नंबर। तो आइए देख लेते हैं इसको। कह रहा है 46 नंबर, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांशतः अपवर्तन कहाँ होता है? यानी जब प्रकाश जो होता है ये नेत्र में प्रवेश करता है उसके बाद अधिकांश रूप से अपवर्तन कहाँ पर होता है? तो अधिकांश रूप से जो अपवर्तन होता है वो स्वच्छ मंडल यानी कार्निया जिसे कहते हैं उसी पर होता है। ठीक है, कहाँ होता है अपवर्तन? सबसे ज़्यादा कार्निया पर होता है। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यानी जो दूरस्थ वस्तुओं से परावर्तित प्रकाश होता है उसकी किरणें स्वच्छ मंडल यानी नेत्रोद, लेंस तथा अंततः कांच कचाव द्रव जो होता है उससे गुजरते हुए रेटिना पर फोकसित होता है। ठीक है, अतः जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो उसका अधिकांश भाग जो होता है अपवर्तन कहाँ पर होता है? कार्निया पर ही होता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। तो कुछ मतलब हम इसमें माध्यम और अपवर्तनांक भी जान लेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यदि वायु माध्यम है तो उसका अपवर्तनांक कितना होगा? तो ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि वायु का अपवर्तनांक कितना होता है। ठीक है, और नेत्र से बारे में आया है तो नेत्र के पर्सपेक्टिव में ही हम समझेंगे। ठीक है, पहले एक तो वायु हम लोग माध्यम ले लेते हैं क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ देता है। तो वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.00। ठीक है, तो देखिए अब देखिए जो कार्निया जो है, कार्निया जहाँ पर अधिकांश अपवर्तन होता है, तो कार्निया का कितना होता है? तो कार्निया का 1.376 होता है अपवर्तनांक। कितना होता है? 1.376। वही यदि लेंस का बात करें तो लेंस का कितना होता है? आँख में जो लेंस होता है इसका कितना होता है अपवर्तनांक? तो इसका 1.42 होता है। ठीक है, और जो नेत्रोद होता है तो नेत्रोद का कितना होता है? नेत्रोद तो नेत्रोद का होता है 1.336। तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आपको ध्यान में आ गया कि अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कार्निया पर होता है। ठीक है, इंसिडेंट। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए अभी सारा का सारा प्रश्न जो आ रहा है ये फिजिक्स से ही आ रहा है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसको। प्रश्न क्या कर रहा है? वायु के कांच के आयताकार स्लैब पर आपतित किसी प्रकाश किरण, यानी वायु का जो प्रकाश किरण है कांच के किसी आयताकार स्लैब पर पड़ता है तो उसका गमन पथ से 4 विद्यार्थी जो हैं ABCD, जो कि ये चित्र दिया गया है उस अनुसार आरेखित किए हैं। इनमें से कौन सा सही है? यानी वायु का जो प्रकाश का किरण है वो कांच के आयताकार स्लैब से गुजारा जाता है, तो
उसका किस तरह से फिगर बनेगा। 4 विद्यार्थी हैं ABCD, उन्होंने अपना पिक्चर बना दिया, तो इसमें से कौन सा सही होगा। तो देखिए फर्स्ट जो है ये तो बिल्कुल एकदम सीधी रेखा में दर्शा दिया गया है, ठीक है, तो ये गलत हो गया है। जो थर्ड वाला है ये तो A हो गया। जो थर्ड वाला C है, इसको क्या दिया गया है, ये ऊपर से आया है ऐसे और यहाँ से आके थोड़ा सा इधर झुक गया है, ठीक है, तो ये भी गलत है क्योंकि ये अपवर्तन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर अपवर्तन किसे कहा जाता है, तो पहले तो ये समझिए, मान लीजिए कोई प्रकाश, ये परावर्तक सतह है, प्रकाश की किरण आ रही है इधर से, ये बीचों बीच से जो गुजरा है ये अभिलंब होता है, ठीक है। तो ये प्रकाश की किरण यदि इसमें मतलब कोई माध्यम में, ये तो मान लीजिए विरल माध्यम हो गया, ये वायु हो गया, और ये एक पानी हो गया या कुछ अन्य पदार्थ हो गया जो कि सघन है, ठीक है। तो इसमें यदि गुजरेगा, अंदर जाएगा, तो ये ऐसे सीधे ना आके क्या होगा, यदि सघन माध्यम में जाएगा तो ये अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाता है, यानी इधर ऐसे झुक जाएगा, ठीक है। तो ये तो झुक गया है, जबकि ये बाहरी तरफ है, बाहरी, फिर तो मतलब ये वायु में ही आ गया, तो ये झुकना नहीं चाहिए, ये तो बिल्कुल ऐसे जाना चाहिए, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ से जो ऊपर में आया है तो ये यहाँ पर न इसको झुकना चाहिए क्योंकि ये तो सघन माध्यम में, ऊपर विरल माध्यम था, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा थर्ड तो हो गया। और ये जो D में दिया गया है, यहाँ पर D का भी फिगर देख लीजिए, D वाला जो है ये ऊपर से ऐसे आया, ठीक है, ठीक है। अंदर में जाके ये अभिलंब जो यहाँ पर रहा, तो अभिलंब की ओर थोड़ा सा ऐसे ना आके ऐसे झुक गया है, ठीक है। और झुकने के बाद जैसे ही ये बाहर निकला तो फिर तो इसको अभिलंब से दूर भागना चाहिए, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए ना, तो ये बिल्कुल इसी तरह सीधा रहा, तो ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन जो B में दिया गया है फिगर, अब उसको देखिए ध्यान से, जो B वाला फिगर दिया गया है इसमें देखिए क्या किया गया है, कुछ इस तरह का है। ये वायु हो गया और ये कांच हो गया, ये कांच हो गया जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, और फिर इधर वायु है, ठीक है, चारों तरफ वायु ही है। तो वायु से ऐसे आया तो यहाँ पर अभिलंब होता है, तो ये क्या हुआ, ऐसे सीधे ना जाके ये अभिलंब की ओर हल्का झुक गया, और अभिलंब की ओर झुकने के बाद जैसे फिर वायु में ये निकलेगा तो ये क्या होगा, फिर अभिलंब से दूर भागेगा, ठीक है, इस तरह का होगा। तो देखिए बिल्कुल ऐसा फिगर है, पहले ऐसे आया है, फिर अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक गया है, और फिर झुकने के बाद फिर ये अभिलंब जो यहाँ से होता है इससे ये दूर भाग रहा है, तो ये वाला फिगर राइट होगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ऑप्शन B इज द राइट आंसर। तो देखिए ऑप्शन B ये राइट हो जाएगा, यानी कि ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, क्या कह रहा है इसके बारे में भी देखिए। लेंस की शक्ति की SI इकाई है, यानी लेंस का शक्ति जो होता है उसका SI इकाई क्या होता है, तो उसका SI इकाई होता है डायोप्टर, ठीक है। हाइपरमेट्रोपी क्या होता है और मायोपिक क्या होता है, तो हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष को कहा जाता है और मायोपिया निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है, ठीक है। और जो डायोप्टर होता है इससे लेंस का शक्ति का SI मात्रक होता है, ठीक है। और हाइपरमेट्रोपिया जिसे दूरदृष्टि कहते हैं, तो इसमें क्या होता है, दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती है लेकिन निकट की दिखाई नहीं देती है। और जस्ट इसके अपोजिट होता है मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकटे का वस्तु दिखाई देता है लेकिन दूर का वस्तु नहीं दिखाई देता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये आप समझ गए होंगे। और लेंस का जो शक्ति होता है ये उसको P से, यानी पावर P इक्वल टू क्या होता है, लेंस की शक्ति ये होता है P इक्वल टू 1/F होता है, ठीक है। और ये जो F होता है इसको किस चीज़ में मापा जाता है, तो इसको हम लोग मीटर में मापते हैं। किस चीज़ में, मीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर में नहीं। देखिए कहीं कहीं सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो उसका वैल्यू चेंज करके आपको मीटर में रखना होगा, तब जाके आप निकाल सकते हैं। यदि पावर दिया गया होगा तो पूछ लेगा उसका फोकस कितना होगा, ठीक है, तो आपको फोकस को सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो मीटर में उसको चेंज करके तब इस फार्मूला पर बैठाइएगा, तब आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अपवर्तनांक जो होता है, अपवर्तनांक को म्यू से हम लोग डिनोट करते हैं। म्यू बिल्कुल यू के तरह इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। तो इसको यू मत पढ़िएगा, ये म्यू हो गया, ठीक है, यानी अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक इक्वल टू क्या होता है, C/V, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल, बट्टा में माध्यम में प्रकाश की चाल होता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, ये तो आपको मालूम ही है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, यानी 49 में क्या दिया है, यहाँ पर थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं और अब देख। हाँ तो देखिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है।
तो ए में दिया है केवल विद्युत क्षेत्र, बी में दिया है केवल चुंबकीय क्षेत्र, सी में दिया है दोनों विद्युत तथा चुंबकीय यानी बोथ दिया है, और यहाँ पर दिया है या तो विद्युत क्षेत्र या तो चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों करता है, बोथ करेगा। ठीक है, बोथ। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक भी करेगा एंड क्या करेगा? ये मैग्नेटिक भी करेगा, मैग्नेटिक भी करेगा। ठीक है, तो बी सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए ये इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो चुंबकीय तीव्रता होता है ये कैसा राशि है? ये सदिश राशि है। चुंबकीय तीव्रता जो हो ये कैसा राशि है? सदिश राशि है, यानी सदिश राशि को हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और देखिए जो चुंबकीय तीव्रता होती है इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, यानी न्यूटन बटा में एम्पियर मीटर होता है। ठीक है, और इसको हम लोग वेबर प्रति मीटर स्क्वायर से भी लिख सकते हैं, या इसको हम लोग और क्या बोलते हैं? और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टेस्ला भी बोलते हैं। ठीक है, टेस्ला, यानी चुंबकीय तीव्रता को किस चीज़ में मापा जाता है? टेस्ला में या तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में। चलिए, इसका मात्रक हो गया। अब देखिए और आपको ध्यान देने वाला क्या बात है? जो लौह चुंबकीय पदार्थ होता है उनका तीव्र यानी चुंबकत्व होता है, वो किस कारण होता है? तो लौह चुंबकीय पदार्थों का तीव्रता चुंबकत्व जो होता है, मैग्नेटिज्म उसमें होता है तीव्र, वो किस कारण होता है? तो डोमेन के कारण होता है। किस कारण होता है? डोमेन के कारण। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 50 नंबर का, वो भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 50 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है आपके सामने? ये रहा, देखिए कह रहा है केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एल्केन को दर्शाता है? तो एल्केन का आपका फार्मूला मालूम होना चाहिए, CnH2n+2। ठीक है, बहुत बार हमने बताया भी है। और एल्किन जो होता है उसका होता है CnH2n। ठीक है, एल्काइन जो होता है उसका होता है CnH2n-2। लेकिन यहाँ पर एल्केन के बारे में पूछा है, यानी CnH2n+2 के बारे में पूछा है कि इसको कौन दर्शाता है। तो देखिए एल्केन में जब भी बॉन्ड रहता है तो सिंगल बॉन्ड रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे दिया है सभी दिए गए विकल्प, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। देखिए सिंगल बॉन्ड यानी कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है? यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही यदि एल्किन का बात किया जाए तो एल्किन में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, ये हो गया अल्किन का। ठीक है, और यदि अल्काइन यदि कहेगा तो अल्काइन में कैसा होता है? अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड होता है अल्काइन में, इस तरह का होगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो देखिए अभी आप इसको देख कर ही पता लगा सकते हैं ये क्या हो गया? ये अल्काइन हो गया, अल्काइन हो गया, अल्काइन। ठीक है, और ये क्या हो गया? ये हो गया अल्कीन हो गया, अल्कीन हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया? एल्केन हो गया। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि एल्केन में सिंगल बॉन्ड, अल्किन में डबल बॉन्ड और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यहाँ से भी प्रश्न पूछ देता है। ठीक है, कि एल्केन का फार्मूला क्या है, एल्काइन का क्या है, एल्किन का क्या है, ये फार्मूला भी ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मिटा देते हैं ताकि आपको क्लियर दिख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कनौज का युद्ध कब लड़ा गया? अरे ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन ही, अभी हमने बता दिया था। रिपीट नहीं हुआ है लेकिन हमने पहले ही बता दिया है, उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे थे तभी बता दिए थे कि कनौज के युद्ध को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बिलग्राम का युद्ध। और इसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। ठीक है, और ये कब हुआ था? 1540 में। ठीक है, अब देखिए कनौज, इसको याद करने का भूलिएगा नहीं। कनौज के युद्ध को क्या कहते हैं? बिलग्राम का युद्ध। क्या कहते हैं? बिलग्राम। ठीक है, बिलग्राम। और बिल मतलब होल, तो होल कहाँ दिखाई दे रहा है? देखिए 1540 में यहाँ पर जीरो होल टाइप का ही है ना, तो ऐसे याद रख सकते हैं, होल यानी बिल। ठीक है, बिलग्राम। ठीक है, तो कुछ लॉजिक भी ध्यान में रखिए, यदि भूल जाते हैं, हिस्ट्री आपका कमज़ोर है, ईस्वी सन रटने में दिक्कत होता है, ध्यान में नहीं आ पाता है, तो इस तरह से भी आप कुछ याद रख सकते हैं। ठीक है, हर जगह तो काम नहीं करेगा, लेकिन जहाँ काम करने वाला है वहाँ पे आप दिमाग इस तरह भी लगा सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए 52 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है?
कह रहा है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस ये आपको मालूम होना चाहिए कि 14 दिसंबर को हर साल राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। ठीक है, अब देखिए तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए राष्ट्रीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी यानी BEE द्वारा हर साल 14 दिसंबर को देश भर में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 14 मई को क्या मनाया जाता है? 14 दिसंबर को तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, लेकिन 14 मई को विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और भारतीय प्रवासी दिवस को मनाया जाता है तो ये भी ध्यान रखिएगा 9 जनवरी को, क्योंकि इसी दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। तो हर साल भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है 53 नंबर, कह रहा है दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। यानी दुनिया का एकमात्र कौन सा समुद्र है जिसके पास भूमि सीमा नहीं है? तो वो कौन सा हो जाएगा? आपका सार्गेसो सागर। ठीक है, सार्गेसो सागर और इसके पास भूमि सीमा नहीं है। तो ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सार्गेसो सागर। ठीक है, कौन सा सागर है दुनिया का एकमात्र जो कि इसके पास भूमि सीमा बिल्कुल नहीं है? तो सार्गेसो सागर। ठीक है, अब देखिए सार्गेसो सागर का बात आया है तो इसके बारे में जान लीजिए। सार्गेसो सागर उत्तर अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। ये कहाँ से कहाँ तक स्थित है? 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है अटलांटिक महासागर में। ठीक है, और सार्गेसो सागर के चारों ओर महासागरीय जलधाराएं भी प्रवाहित होती है। ठीक है, यह भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए सार्गेसो सागर में ही एक सार्गेसम घास भी मिलती है। ठीक है, और इसी घास के ऊपर इस समुद्र का नाम सार्गेसो समुद्र पड़ा। ठीक है, सार्गेसम नामक घास इसमें पाया जाता है। इसी सार्गेसम नामक घास के चलते इसका नाम क्या पड़ा? इस समुद्र का सार्गेसो सागर पड़ा। ठीक है, सार्गेसो सागर को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो स्पेन के नागरिकों ने देखा था। यह भी ध्यान रखिएगा। इसमें कौन सा घास पाया जाता है? तो घास पाया जाता है इसमें सार्गेसम। कौन? सार्गेसम। ठीक है, गैसम। ठीक है, तो यार ध्यान रखिएगा। कहाँ के नाविक ने देखा? तो नाविक ने देखा। नाविक ने कहाँ के? तो स्पेन के नाविकों ने इसको देखा। ठीक है, नागरिकों ने कहिए तो मतलब नाव से जा रहे थे तो उन्होंने देखा था। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं आगे क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा कि सार्गेसो सागर के पास बिल्कुल भी भूमि सीमा नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 54 नंबर का। और 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो देखिए इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो सीमांत गांधी बिल्कुल परिचित होंगे इनके नाम से। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए गफ्फार खान भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय थे। यानी भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय भी ये खान अब्दुल गफ्फार खान थे। ठीक है, जिन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है। ठीक है, और क्या इनके बारे में प्रमुख तथ्य है तो वो भी जान लीजिए। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ़ख्र अफ़गान यानी बादशाह खान, बाचा खान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बाचा खान के नाम से भी इनको जाना जाता है। और खान अब्दुल गफ्फार खान ने पख्तून तथा 10 रोज़ा नामक पत्रिका निकाला था। पख्तून पत्रिका किसने निकाला? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। 10 रोज़ा पत्रिका किसने निकाला? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने ही 10 रोज़ा पत्रिका भी निकाला था। 10 रोज़ा और नवरोज़ अलग अलग है। नवरोज़ बलबन चलाया था। ठीक है, नवरोज़ और सीधा पे बोस ये सब बलबन चलाया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा सल्तनत काल में। ठीक है, और ये 10 रोज़ा है पत्रिका जो कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने चलाया था। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये कह रहा है दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदानों को जाना जाता है। तो दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना और हाँ, तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट नंबर 55 नंबर यानी 55 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये बोल रहा है दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदान को जाना जाता है। देखिए दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना और उरुग्वे में जो घास का मैदान होता है उसको पम्पास के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और ये सवाना बात कर ले तो ये अफ्रीका महादेश में रहता है और पेरेज भी अमेरिका में है और वेल्ड जो है ये दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और आपको बता दें कि इसका सेकंड पार्ट हम भी लाएंगे, क्योंकि सेकंड पार्ट क्यों लाएंगे
वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए टेंशन ना लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं 56 नंबर, लैटिन अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है। यानी लैटिन अमेरिका जो है इसमें कौन सा देश है इन ऑप्शन में जिनका जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। तो देखिए दक्षिण अमेरिका का जो लैटिन अमेरिका का जो ये आपका देश है ब्राज़ील, इसमें जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है सबसे, ठीक है। कितना है तो 25.06 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि 1857 तक डैश भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका। तो वो कौन रह चुका, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका लाल किला, ठीक है। क्या होगा, लाल किला। तो लाल किला जो रहा 1857 तक, लाल किला भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था, ठीक है। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहा जाता है, यानी इसके रेशियो को क्या कहा जाता है। तो इसके रेशियो को कहा जाता है मुद्रा जमा अनुपात। क्या कहा जाता है, मुद्रा जमा अनुपात। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इजराइल की मुद्रा क्या है। तो देखिए मुद्रा और राजधानी से अक्सर बीएसएससी सीजीएल हो या इंटर स्तर, तो वहाँ से क्वेश्चन कर लिया करता है, ये आपके एग्जाम का सिलेबस में है, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा, मुद्रा और राजधानी जरूर देख लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं। तो 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इजराइल की मुद्रा। तो इजराइल की मुद्रा क्या है, तो इजराइल का मुद्रा न्यू शेकल है। क्या है, इजराइल का मुद्रा न्यू शेकल, ठीक है। कमेंट बताइएगा इजराइल की राजधानी कहाँ है, ठीक है। और ये रियाल जो है ये ओमान का मुद्रा है, ठीक है। और दिनार जो है ये इराक का है, ठीक है। ये भी आपको ये इजरायली दिनार दिया है, तो ये नहीं होगा, ये केवल दिनार रहता तो ये इराक का हो जाता, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं 60 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए ये कथन निष्कर्ष एक टाइप का है। तो देखिए निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए लास्ट में दिया है कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए ए में दिया है भारत में छोटे रेशे वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो यही तो फर्स्ट ऑप्शन ही गलत निकल गया। अभी और आगे देख लीजिए, भारत में गुजरात राज्य प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में से एक है, तो बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन थर्ड है कपास की खेती के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा आदर्श मानी जाती है, तो बिल्कुल सही है। समय समय पर 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होते रहना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं, इसकी पैदावार उपोष्ण एवं उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेशों में होती है, तो बिल्कुल ये भी सही है। और इसका टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, तो टेम्परेचर इसका रहना चाहिए 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर भी होना चाहिए इसका खेती करने के लिए। तो ये भारत में छोटे रेशे वाली कपास का सर्वाधिक उत्पादन नहीं होता है, केवल इसका 16 से 17% होता है छोटे रेशे वाली का भारत में, जबकि 44% यानी मध्यम किस्म की रेशे वाले का होता है सर्वाधिक उत्पादन, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है ये आपका कोलकाता में है, ठीक है। और इसका स्थापना कब किया गया था, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का स्थापना कब किया गया था, तो ये 1851 में किया गया था। कब किया गया था, 1851 में, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 62 नंबर क्वेश्चन, क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है। देखिए गणगौर है राजस्थान से, घूमर भी राजस्थान से, कालबेलिया भी राजस्थान से, लेकिन लावणी जो है ये राजस्थान से नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। मतलब ये कहाँ से है लावणी, तो लावणी कहाँ से है, ये महाराष्ट्र से है, ठीक है। लावणी और तमाशा महाराष्ट्र का, ठीक है। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन देख ले रहे हैं। तो देखिए देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है ये आपके उत्तर प्रदेश में, कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। और ये किस भगवान को समर्पित है, तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो 63 नंबर के क्वेश्चन के आगे वाला क्वेश्चन हम सेकंड पार्ट में करेंगे, और 75 टोटल क्वेश्चन है, हम जैसा कि पहले बता ही चुके थे, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, बाय एंड टेक केयर। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों, बाय।